नमस्ते जी। नमस्ते। प्रणाम सर। राम सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे नमस्ते बेटा। तो अब हम वही चलेंगे। हमारा कश्यप जी ने यवन का जो हमको बताया है कि यवनाचार्य ने क्या बताया, ये यवनाचार्य यानी प्रवर्तकों की बात कर रहे हो। आचार्य रहते इसलिए हम सबको आचार्य बोलते हैं, वो ऋषि थे। तो चवन यवन वगैरह हमको जो बताया है ना 18 उसमें की। तो उन्होंने ऐसा किया है कि प्लेनेट एक ग्रह में एक घर में रहना उसके रिजल्ट हमें काफी प्रमाण में मालूम होता है। परंतु उनकी शक्ति कम ज्यादा अति कम होने से क्या होता है उसी प्लेनेट की उसी भाव में रह के इसके बारे में है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उपचय भाव में क्या होता है वो देखेंगे। क्योंकि उपचय भाव में दोनों चीजें हैं, प्लस भी है माइनस भी है। हमें पता है कि तृतीय भाव जैसा पराक्रम है तो वैसा वो मृत्यु का भी सेकेंडरी भाव है ना। षष्ठ भाव रोग का है पर मेहनत का भी है। 11वां भाव इनकम का भी है। और षष्ठ से षष्ठ होने से वो भी रोग का है। दशम भाव को थोड़ा अलग छोड़ा है, वो कर्म का है, कर्म करते रहना पड़ता है तो वो केवल कर्म ही बताता है। तो ऐसा हम कर रहे हैं, तो हम अभी तृतीय भाव की ही बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है ना, आई होप। जी सर। जी। तो हमने बुध तक देख लिए हैं कि तृतीय भाव में अलग अलग स्थिति में वो क्या देते हैं। अब तृतीय भाव में गुरु आके स्थित हो गए तो वो क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि उच्च में यदि गुरु है, यानी वो बताने की जरूरत नहीं, वो यदि कर्क राशि में है तो वो विनम्र होता है। देखिए हमें ये मालूम है कि शुभ ग्रह तृतीय भाव में सहसा कातर बोले जाते हैं, पर कातर का मतलब थोड़ा कॉन्शियस वगैरह है इसी अर्थ से लेना, क्योंकि वो नवम भाव पे धर्म पे देखते रहते हैं। अब यहाँ यदि वो बहुत शक्तिशाली हुआ तो क्या होगा, तो पराक्रमी तो छोड़ो, वो इतना नम्र हो जाएगा कि उसका पराक्रम होगा पर हमें शायद समझेगा नहीं। उसका पराक्रम शायद उसके मित्रों को, पत्नी या पति को प्रोटेक्ट करना और अ, धन कमाना, लाभ स्थान पे भी देखेगा वो, और अपने धर्म का पालन करना, यही होगा। यहाँ तक तो समझता है। कुछ कुछ जगह समझने में मुझे भी दिक्कत होती है। परंतु मैं प्रयत्न करता हूँ कि मुझे जहाँ कुछ दूसरा आधार मिले वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। हर वक्त तो मिलता है ऐसा नहीं। अब ये खुद के नववंश में होगा तो क्या होता है, तो वो बोलते हैं दूषित चित्त वाला होता है। दुष्ट बोला है, दुष्ट का अर्थ दूषित होता है संस्कृत में सहसा। दुष्ट का अर्थ क्रूर भी हम मान सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं, पर यहाँ पर वो वर्गोत्तम की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल सच उच्च नवमांश में स्थित है। तो वो दूषित चित्त का होता है। क्यों होता है, शायद उसका जरा धन ज्यादा होने से, और वो नीचे सामने में जो देखता है वो नैसर्गिक है, उसके नीचे का नवमांश रहेगा, अ, जो धर्म भाव है वो वहां पर। तो उसको देखने की वजह से शायद वो जो उसकी पराक्रम की प्रवृत्ति है वो तो कम हो जाती है, शुभ ग्रह है, परंतु वो शायद निगेटिव साइड में चला जाता है। यही अर्थ होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि यदि ये शुभ वर्ग में होगा तो क्या होगा। तो इनका कहना है कि ऐसा होगा यदि, तो वो नृशंस होगा। वही आ गया दुष्ट चित्त और नृशंस को करीबन हम सरीखा समझते हैं कि क्रूर होता है और अल्प प्रज होगा। उसको संतति कम हो गई, शायद उसका कारण, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो पुत्र कारक भी है, वहां बैठा है, शुभ वर्ग में है। और शुभ वर्ग में होने के बाद में हम तो ये समझेंगे कि वो नवम भाव पे भी देख रहा है, जो स्त्री के लिए भी पुत्र भाव माना गया है, स्त्री जातक के लिए, आपको पता है वो। तो उसके अ, पुरुष संतान ज्यादा होंगे। परंतु यवन का कहना है कि ऐसा नहीं होता, उसको कम संतान होती है। इसके आगे का जो है जरा इंटरेस्टिंग है, पर मैंने उसका थोड़ा रेफरेंस भी ढूंढ लिया है, वो आपसे शेयर करता हूँ। यदि नीचस्थ हो तो दरिद्री होता है।
अब प्रश्न ये आता है कि ये धनद बोलते हैं उसको, धन का अधिपति है, धन का कारक है, 11वें पे देखेगा, वहां से नैसर्गिक है, गुरु है, तो 11वें भाव पे देखेगा ही देखेगा, 9वें पे भी देखेगा। और नीच होने के बाद में, यदि उच्च होने के बाद में विनम्र हो जाता है, तो नीच होने के बाद में नैसर्गिक है कि वो गुण कम होके थोड़ा उद्दाम भी हो जाना चाहिए। और हम समझते कि उसके सामने 9वें भाव में तो उसकी उच्च की राशि है ना। और 11वें में शत्रु राशि है, पर दरिद्र क्यों होता है? तो इसको मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि भाई कोई और विद्वान ने कुछ कहा है कि, तो गर्ग मुनि ने एक श्लोक दिया है। वो बोलते हैं, धनवान निर्धरक कार, धनवान होता है पर दिखने में निर्धन दिखता है, कृपण, कंजूस होता है। और भाइयों से वगैरह भातृ संहिता है, उसको भाई वगैरह रहते हैं, नैसर्गिक है कि सहसा गुरु जिस भाव में बैठा है वहां कुछ क्षति करता है, नीच होने से वो क्षति नहीं करेगा, इसलिए उसको भ्राता होंगे। और कुटुंबी इंद्र को पूजा से सहजय देवता गुरु, ये गर्ग ने कहा है। वो भी प्रवर्तकों में आपको सब पता ही है, पर फिर भी जो हमारे उम्र में आदत पड़ जाती है कि एक ही चीज को 3 बार रिपीट करना, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो वहां मुझे गर्ग मुनि का ये श्लोक मिला, तो मैं इसे, इसका मतलब ऐसा है, जो मुझे लगता है कि वो धनवान तो होता है, परंतु निर्धन होने का सोंग रचाता है, निर्धनाकार बोलते हैं। तो निर्धन आकार का रहता है तो धनवान, और इसलिए कृपण रहता है यानी कंजूस रहता है, ताकि लोगों को समझे नहीं कि मेरे पास कुछ धन है। ये अर्थ से ही वो हो सकता है कि नीच होने की वजह से वो अपना दिखाना नहीं चाहता। इसी अर्थ से मैं उसको ले रहा हूँ। नहीं तो धनकारक गुरु तृतीय भाव में बैठ के 11वें भाव में देख रहा है लाभ के, और जिसका भी कारक वो खुद ही है, तो वो दरिद्री क्यों होना चाहिए? तो वो केवल दरिद्री नहीं है, शायद दरिद्री के, दरिद्री होने का ढोंग रचाता है, धनी रहता है। ये मुझे ज्यादा संयुक्तिक लगता है। तो ये आपके विचार के लिए रखा है। मैं जैसा हर वक्त बोलता हूँ कि अपने पास जो राशि चक्र आते हैं, उसमें अप्लाई करके देखना, कहीं यदि ये फिट हो जाता है तो भी शेयर करना, नहीं होता तो भी शेयर करना, ताकि हम सब लोग सीखें कि ये जो उसको हम बोल सकते हैं। मैं कई बार अनाकलनीय श्लोक बोलता हूँ, कुछ श्लोक है जिनका आकलन सहज आसानी से नहीं होता, उसमें हमको और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करनी पड़ती है। अब ये सच है कि मेरे उम्र में मेरे पास समय बहुत है, इसलिए मैं करता हूँ, पर आप लोगों को भी आदत है रिसर्च की, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो आप लोग वो कीजिएगा, और हम सभी उसको शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। क्रूर वर्ग में होगा तो क्या होगा, नीच अंश में होगा तो क्या होगा, सॉरी, नीच अंश में होने से वो जुआ खेलने में रत होता है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब मैं स्पेकुलेशन इस अर्थ से लेता हूँ, क्योंकि द्यूत जो है वो राजाओं के लिए तो बड़ा अच्छा माना जाता था एक जमाने में। राजा को द्यूत का यदि निमंत्रण दिया तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ता था, महाभारत की कथा आपको पता है ना। और ये पराक्रम भाव है, नीचावश में होने की वजह से वो अति शुभ होने का जो, थोड़ा हम क्या कह सकते हैं उसको, विनम्र होना या धर्म से बहुत दूर न जाना, ये न करते हुए थोड़ा उल्टे साइड में थोड़ा दिखावा करने वाला, क्योंकि नीचस्थ में तो वो दिखावा करता है कि धनवान होके भी मैं नहीं हूँ ऐसा। तो नीचांश में रह के ऐसा बोलते हैं कि प्रोफेशनल जुआ वाले थोड़े गड़बड़ करते रहते हैं। हमारे नागपुर में भी कुछ नोन थे, प्रिय मोदा जी को मालूम होगा, नहीं तो विलास तो पक्का बताएगा कौन से। तो वो थोड़ा गड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा कहा गया है, मुझे मालूम नहीं है, पर हम छोटे थे तो सुनते हैं। और ऐसा भी, सर हाँ जी, सर ये फर्स्ट में जो आपने बोला कि सर्वोच्च नवांश में होने से दूषित चित्त होता है, हाँ 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 तो हाँ जी, अब जुपिटर एक बेनिफिक है, तो हाँ इसको हम ये भी ऐसे ले सकते हैं कि एक बेनिफिक प्लेटम वो पराक्रम ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो उससे बराबर, अंदर से मतलब उसके चित्त में दुख आ जाता है, हाँ उस हाँ तरीके हाँ से भी हाँ ले। हाँ, क्योंकि उसको धन तो कमाना है। देखिए वो धनाधय 11वें पे देख रहा है, आप बराबर सोच रही है।
आप सोच बराबर रही है। आपने अच्छा एक है। उसका पहलू बताया, हाँ वो अच्छा है कि दूषित चित्त होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो यानी रादर वो हम क्या बोलते हैं, उतना क्रूर हो नहीं सकता, ऐसा कहा गया है। परंतु पैसा तो उसको सर, कमाना है, तो शायद इसलिए दूषित चित्त बोला होगा। पर मुझे पूछोगे तो मैं बहुत उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि कोई चार्ट आया तो उस पे अप्लाई करके हम सब शेयर करेंगे, तो हम कुछ समझ सकेंगे। क्योंकि देखिए, सर क्या हम हम इसको सोच नवांश होने का ये भी लगा सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्वाभिमान आ जाए, गुरूर आ जाए, क्योंकि उसका जी, विद्वान है वो, नहीं तो ये बराबर विदुता है। का उसे। नहीं इरा जी, ये बराबर है, पर यही उच्चस्थ होने पे भी होना चाहिए। हम सहसा ऐसे समझते हैं कि वो नवमोश में यदि उच्च का ग्रह है तो वो राशि चक्र हाँ में जी। उच्च का रिजल्ट देता है। तो यहाँ उन्होंने जी जी। उसका एक हाँ वेरिएशन बताया, इसीलिए मैंने ये लिया है कि हमको थोड़ा हमारे दिमाग को चालना मिले, और हम सोचे कि हाँ एक। आखिरी में किसी प्रवर्तक ने बोला है तो ऐसा कुछ तो भी आ गया मेरे समझ कुछ लिख दिया और आपने मान लिया, ऐसा बात थोड़ी है। तो उसके पीछे का हम सब मिलके वही प्रयास कर रहे हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि लॉजिक समझ गया तो फिर एप्लीकेशन आसान हो जाए। मैं भी ये समझता हूँ कि मेरे मुझे ऐसा पूछोगे तो मैं बोलूँगा, अरे उच्च के नवमांश में बैठा है गुरु, वहां कुछ तो डैमेज करेगा, तो उच्च उच्च स्तर रहेगा तब भी करेगा, वो ठीक है। परंतु वो कमाएगा अच्छा, आखिरी में वहां बैठने हम्म। पे वो 11वें पे ही देखेगा। और वो धन कारक भी है, और लाभ भाव का भी कारक है, धन का भी कारक है। तो क्यों नहीं, अरे उसके पीछे क्वेश्चन कुछ का। कुछ ना कुछ है। अब वो दूषित चित्त क्या है, या वो दिखाना नहीं चाहता, ऐसा भी हो सकता है। दूषित का अर्थ तो ये भी जैसे हो सकता है जैसे कि उन्होंने जो है पूछा कि मैं अंदर से मैं कुछ है दूसरे बाहर से कुछ है। दूसरे को दिखाना नहीं चाहता, ये अर्थ भी हो सकता है। जैसा उन्होंने बोला है ना, नीचस्थ होने पे दरिद्री, धनी तो होता है पर ढोंग करता है धनी न होने का, जैसा कि गर्ग ने हाँ कहा है। ये मैं यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा लॉजिक सही लग रहा है जी जी कि जी जी। नीचस्थ होने पर दरिद्री। दरिद्री तो ये। उसका अर्थ, हाँ अच्छा ये। गर्ग ने दिया भी है उसका, कि नीचस्थ होने पे वो धनी तो रहता है, हाँ पर दिखाता है कि मैं धनी नहीं हूँ, और कंजूस रहता है। हाँ नेचुरल जी। है, कंजूस रहेगा तो लोग बोलेंगे धनी नहीं, नहीं। ऐसा तो सर मैंने एक बंदा देखा है। अरे वाह वाह, क्या बात है। देखिए, एक कंफर्मेशन तो आ गया अपने पास। मैं हाँ वही तो सोच रहा मुझे हूँ। ये लगा, जी 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 जी, नहीं तो बोले। मुझे ये लगा कि वो दिखाएगा तो कि मतलब वो बिल्कुल हाँ 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 नॉर्मल है एकदम, उसके हाँ पास नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी। लेकिन वो बहुत ज्यादा धनाढ्य है। हाँ, और खर्चा नहीं करेगा तो जी छोटे बच्चे जाएंगे गणेश जी की वो वरगड़ी लेने को, हमारे महाराष्ट्र में जाते हैं, उसको बोलेगा अरे मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, है ना। तो ऐसे लोग रहते हैं, पर आपने अच्छा किया कि इसको कंफर्म किया। अब ऐसा ही कोई नीचा विषय में जुआ खेलने में रहा तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत धर्म से हटके होगा। नाइन्थ हाउस का भी तो कारक है ना सर, ईरा जी, गुरु, तो हम जी समझ सकते हैं। और आखिरी में उसे कमाना तो है ही है, तो शायद पूरा धर्म के मार्ग से न कमाते हुए थोड़ा कुछ तो भी गड़बड़ जी। करके कमाता होगा, जो कि ऐसा कहते हैं कि प्रोफेशनल गैम्बलर्स ऐसा करते हैं। ऐसा कहा जाता है। तो हम यंग थे ना, तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं कुछ भी पढ़ लेता था जो हाथ में आए, है ना। तो वो कैसीनो फैसिनो में वो रहता है, वो हाथ में कुछ तो भी पत्ता छुपा लेते वगैरह ऐसा आता था, तो वो मुझे एकदम याद आया इसमें। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और दिमाग में आती है, जी, अगर वो थोड़ा सा भी अनएथिकल होता है तो वो हाँ तो गुरु है। हाँ, गुरु गुरु है। अगर अनएथिकल होगा तो कहीं ना कहीं उसको भुगतना तो पड़ेगा, फिर वो उस चीज का मतलब उसको कहीं ना नहीं, कहीं। वो तो है ही कि कर्म का कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा, इसमें तो शक नहीं है। पर ये पराक्रम की बात चालू है, और गुरु होने से सबसे पंचायत ये कि ये 11वें पे भी देखता है। जी उसका शुभ ग्रह वहां रहने से वो थोड़ा कातर बोलते हैं उसको, कि थोड़ा डरपोक रहता है। डरपोक का अर्थ से डरपोक नहीं है, वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट लगता है कि आपको पीछे जी। हटा के मैंने आगे चला जाना, है ना। ईरा जी और मैं, वो हमारे हमारे में चॉइस करना है, तो मैं झूठ मूठ बोल दूं कि ईरा को कुछ नहीं आता, ताकि मैं आगे हम्म चला जाऊं। तो धर्म को थोड़ा भ्रष्ट किए बगैर पराक्रम नहीं होता कलयुग में, है ना जी। है ना। ओके। द्वापार अब में हाँ भी अब आए। आपने देखा होगा द्वापार में ही गड़बड़ हो गई थी।
इसलिए जी। भगवान कृष्ण ने बोला बोल दे कि हाथी है कि ये मुझे मालूम है, अर्ध सत्य तो बोल भाई, नहीं तो तू सर्वाइव नहीं होगा, है ना, द्रोणाचार्य सामने है। तो वो तो एक एक जैसा धर्म का पाव टूटता है तो वो बदलते जाता है। मैं थोड़ा विचित्र सोचता हूँ, पर मैं आप लोगों से सब शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस ढंग से उसको देखना चाहता हूँ, है ना जी। तो पर सर ये एक आपने अच्छा, नीचस्थ होकर दरिद्री का आपने बहुत बढ़िया बताया। तो मैंने इसलिए मुझे वो बहुत क्या बोलते हैं, तकलीफ दे रहा था श्लोक। और फिर मैंने ढूंढना चालू किया कि अलग अलग इसमें क्या क्या कहा है किसी प्रवर्तक ने, तो फिर गर्ग जी का मुझे मिल गया, तो मैंने वो नीचे लिख दिया है। ये जब शेयर, ये पूरा होने के बाद में मैं वो शेयर करता हूँ तृतीय भाव का, उसमें मैंने लिख के रखा है, धनवान निर्धरा का कृपणो भ्रातृ सहित, नैसर्गिक वहां गुरु होने से भ्रातृ कम होने की संभावना की जगह उसको रहेंगे वो ठीक है। कुटुंब भी कुटुंब का रक्षण करता है, सप्तम भाव पे देखता ही है। तो पत्नी पति जो भी होगा उसका रक्षण करेगा आदि। नृपपुंज उसको तो राजा लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, तो वो राजा लोग पहले करते थे, धनी बना देते थे, ये जमीन आपको दे दी, इतना दे दिया वगैरह वगैरह, उसका वो शायद रेफरेंस होगा वहां पर क्योंकि ये उस जमाने में लिखा हुआ है नेचुरली। 11वें में गुरु होने के बाद में तीसरे में नवम पे देखेगा तो सहसा वो सलाह देने वाला अगर मंत्री वगैरह हम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ तो भी होगा वो राजा का सलाह। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचता हूँ जरूर, आप लोगों को तकलीफ भी होती होगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैसा सोच रहा हूँ ये बताओ आप, है ना जी। फिर मित्र राशि में होने के बाद नहीं, क्रूर वर्ग में होगा तो बांधवों से हीन हो जाता है, तो ठीक है उसको डैमेज है वहां पे कुछ ना कुछ। और दुबला होता है, सहसा गुरु को हम क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ गात्र बोला जाता है। तो या तो वो थोड़ा सा बल्कि रहता है, या तो वो लंबा रहता है। तो यहाँ मानवों से हीन और दुबला ऐसा कहा गया, ये फोर्थ हाउस से और उसके शरीर से संबंधित कुछ तो भी दिख रहा है, क्योंकि बांधव हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, है ना। तो ये जब क्रूर वर्ग में जाता है तो ये बांधवों से हीन होता है, मतलब बांधव मतलब भाई नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग जैसा बोलते हैं बंधु, वैसा बंधु नहीं, बांधव यानी जिनसे आप बंधे हुए हो, जो आपके एसोसिएट से, जिनसे आप बहुत क्लोज हो। आपको तकलीफ हुई तो वो सब आएंगे, या आप भी वहां जाओगे, इस प्रकार के जितने भी रहते हैं उनको क्लान्समैन हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में। उनको सबको हम बांधव बोलते हैं। और दुबला होगा, मित्र राशि में होगा तो क्या करेगा, तो व्यवसाय करने में तत्पर होगा। ये तो हम समझ सकते हैं, उसने कमाना तो है ही आखिर में, कुछ भी हो गया तो। और उसके जो मित्र है वो भी हमें मालूम है, वहां प्लेस करते गए तो हमको समझ जाता है कौन सी राशि आती है, और 11वें में कौन सी राशि आती है ना जी। फिर वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा, तो बोलते हैं कि क्लीब होगा। क्लीब का अर्थ नपुंसक होता है। इसका मतलब मैं ये लेता हूँ कि बहुत पराक्रमी नहीं होगा, यहीं पे आके वो टिकता है। जैसा वहां पर ऊपर में उच्चस्थ होने के बाद में वो विनम्र होता है, तो नपुंसक होता है ना वो किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, इस अर्थ से लेना चाहिए। क्योंकि वर्गोत्तम को हम सहसा बोलते हैं कि उच्च के जस्ट नीचे की जो स्ट्रेंथ है वो वर्गोत्तम से आती है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए वो नपुंसक का अर्थ हम उसको एक्चुअली यूनस नहीं बोल सकते, पर इसका मतलब बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं है कुछ करने की, या किसी पे मैं बहुत बड़ा हूं ये बताने की जिसकी इच्छा नहीं, इसी अर्थ में लेना चाहिए। क्योंकि अर्जुन को भी मेरे ख्याल से क्लीब कहा गया है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। और उधर वो महाबाहु भी बोलते हैं उसको, तो उसका अर्थ शायद मन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, इस अर्थ से शायद लेना चाहिए यहाँ पर नपुंसक का अर्थ। ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना, क्योंकि आखिर वह है तो पुत्र का। फिर शत्रु राशि में होगा तो क्या होगा, तो ये कहते हैं चित्रकारी या शिल्पकारी का ज्ञाता होगा, शिल्पवान। शिल्पकारी का ऐसा तो संस्कृत में अर्थ चित्र निकालने वाला ही होता है। नहीं तो हम चित्र का शिल्पवान बोलते थे, हमको स्टैचू बनाने वाला ऐसा लगता है, पर मेरे ख्याल से हाथ में कला हो के हाथों से कुछ न कुछ अच्छा निर्माण करने वाला, इस अर्थ से कहा गया है।
बुध को भी चित्रकार बोला जाता है, आपको मालूम है। वो हम बहुत कम बार यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि में होने से वो थोड़ा वीक हो गया, तो उसका पराक्रम थोड़ा बढ़ जाता है। उसको दिखाना अच्छा लगेगा, क्योंकि चित्रकारी करेंगे, शिल्पकारी करेंगे तो कोई तो भी देखेगा। तो वो जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी बहुत कर लेगा वो। इस अर्थ से ही उसका अर्थ होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई हर एक का गुरु वहां रहेगा और शत्रु राशि में होगा तो वो शिल्पकार थोड़ी होने वाला। पर कुछ ना कुछ उसके हाथ में कला है, और वो कैसे उसका उपयोग कैसा करना उसको समझता है। इस अर्थ में हम ले तो शायद ज्यादा अच्छा, कोई ना कोई साइंस उसको समझता है जिसका वो प्रयोग करता है। शत्रु नवमांश में होने के बाद में निकृष्ट होता है, तो ये तो बहुत बड़ी, मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं ज्यादा लगता मुझे। और स्वराशिस्थ होने पे वो पतित होता है। अब ये स्वराशि में पतित क्यों होता है, ये एक प्रश्न तो है, क्योंकि वहां दोनों राशियां स्वराशियां होती है। उसकी दो राशियां जो एक दूसरे से स्क्वायर में है। तो इसका गुण तो आप लोग ही ढूंढ के निकाल सका, ऐसा तो वो, यदि वो धनु राशि में है थर्ड हाउस में, तो सिक्स हाउस में चला जाएगा उसकी दूसरी राशि, है ना, मतलब मीन राशि। और जो मुझे दिख रहा है कि क्यों ऐसा कहा गया है, पति तो शायद पराक्रम के हिसाब से कहा गया होगा, या कुछ न कुछ दुश्मनी दुश्मनी करता है इस प्रकार से। क्योंकि यदि वहां पर 12वीं राशि आ गई, यानी मीन राशि आ गई, तो ट्वेल्थ हाउस का स्वामी, 12वें का स्वामी, यानी उसकी दूसरी राशि होगी। मतलब एक जगह तो वो तृतीय भाव में बैठा, पर उसकी जो दूसरी राशि है वो त्रिक भाव में बैठती है। और त्रिक भाव में होने से उसका जो शुभ नेचर है वो शायद कम हो जाता एक है। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था। जी। आ, सर हम थर्ड भाव के अंदर गुरु को कहते हैं वो मरण कारक स्थान पे है, MKS। हाँ। हाँ। तो एक तो मैं जैसे आप जो बोल रहे थे उसमें आ, इसका वजह से भी थोड़ा सा बंदे में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि एक प्लैनेट उसका अपने आप ही वीक हो गया। तो नहीं, अब वो ये हो सकता है। मैं आपसे, खैर मैं प्रामाणिकता से ही बोलता हूँ, आपको मालूम है मैं कुछ छुपाता है। मुझे वो जो मरण कारण स्थान है ना, उसका उपयोग कैसा सचमुच करना, ये नहीं ख्याल में आता। क्योंकि आप कई जगह वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट अपने को दिखेंगे, है ना, मेरे ख्याल से। आपको भी नजर आ जाएंगे कि वो नहीं आते हैं सर। कॉन्ट्राडिक्टरी आते हैं कि मरण कारण स्थान है, पर वो बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। मुझे लगता है उसका प्रयोग कैसा करना ये समझाया नहीं गया हो। परंतु ये मेरा विचित्र सोचना है, मैं सिर्फ आपसे सब शेयर करता हूँ। जैसा हाँ हाँ सर। ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, देखो, बुढ़ापे में भूलना बहुत होता है। कि गुलिक मांदी वगैरह का यूज कैसा, बाधक, बाधक का यूज कैसा करना। तो क्या हम सीधा यूज करें, पर जातक पारिजात बोलता है कि नहीं नहीं, वो गुलिक या मांदी पति के साथ यदि होगा वगैरह, उसके लॉर्ड के साथ होगा तो ही वो बाधक होता है, ऐसा उसने कहा। तो इसमें विद्वानों में मतभिन्नता है। तो मैं अभी तक उसका वो क्या कहते हैं, उसका जो सीक्रेट है वो अभी तक अनरावल नहीं कर सका, क्योंकि मुझे कहीं कोई भी प्रामाणिक ग्रंथ में उसका कुछ ऐसा मरण कारण स्थान में इतना बता दिया है। पर क्या होता है, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहते, इस अर्थ से आप समझ सकते हैं। पर षष्ठ में शुक्र इफेक्टिव क्यों नहीं रहेगा, है ना, मेरे ख्याल से षष्ठ स्थान है ना शुक्र का, मरण कारण स्थान बराबर है ना, मुझे याद नहीं रहता। आप ऐसा मत समझो कि मुझे याद है, मैं मजाक बोल, बिल्कुल नहीं रहता, और मेरे को लगता है षष्ठ स्थान है। तो वो षष्ठ स्थान में नैसर्गिक कुंडली में होगा, तो अपने उच्च स्थान को 12वें में देखेगा। और मेरे ख्याल से भावार्थ रत्नाकर में कहा है कि शुक्र जैसा 12वें में रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट षष्ठ में बैठ के भी देता है। तो ये परस्पर विरोधी हो जाते हैं। और कई बार शुक्र या रवि यदि षष्ठ में होंगे तो आपको दिखेगा कि वो काफी वेल कनेक्टेड इंसान रहता है। तो अच्छा हुआ आपने ये सब्जेक्ट निकाला था ताशा जी। नहीं सर वो बस समझ में नहीं आ रहा मुझे था मुझे कि मेरे को एक्सप्रेस करने का चांस मिल गया, है ना। मैंने तो मेरा फायदा देखा, आप करें। तो ऐसा मुझे लगता है, स्वराशि से होने से पति तो होता है, ये तो हम समझ सकते हैं। इसका कारण कि उसकी
दूसरा जो भाव है, जिस दूसरे भाव का वो स्वामी है, वो त्रिका भाव है। वो यदि धनु में स्थित होगा तो तृतीय भाव में, तो नेचुरली मीन राशि षष्ठ में आ जाए, और यदि मीन राशि तृतीय में होगी तो धनु राशि द्वादश में चली जाएगी। तो वो व्यय या षष्ठेश तृतीय भाव में जाके बैठ गया। तो चलो षष्ठेश में बैठ गया तो हम एक बार मानेंगे, ऐसा बोलते हैं कि एक त्रिषणाधिपति दूसरी त्रिषणाय स्थान में जाके थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है, पर द्वादशेश तो आके नहीं होता। तो मुझे लगता है वही कारण है कुछ तो भी, कि वो त्रिका भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो शायद वो अपने अच्छी क्वालिटीज शायद खो बैठता है। पतित होना यानी मुझे ऐसा लगता है कि उसका मतलब जो भी हम जिसको धर्म सम्मत मानते हैं, धर्म यानी रिलीजन के नहीं, ड्यूटी के बारे में, उसमें कुछ ना कुछ कमी होना, इसी प्रकार से मैं उसको समझ। ठीक है ना? सर, हाँ थर्ड हाउस पूछिए। में वैसे भी जुपिटर सॉफ्ट प्लेनेट हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। हाँ, हाँ, तो स्वराशि अब से होने से सॉफ्ट। पावरफुल भी हो गया, बराबर है। बराबर है, बिल्कुल जी। बिल्कुल सही है। इसमें डिस्पोजिटर थ्योरी रोल प्ले कर रही है मेरा ख्याल से, बिकॉज जब तक कोई और प्लैनेट उसका डिस्पोजिटर है थर्ड हाउस में, तब तक तो उसके रिजल्ट मिक्स्ड आ रहे हैं, बट जैसे ही खुद डिस्पोजिटर बनता है, हाँ, अपनी स्वयं की राशि में आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही वो हाँ, वीक ऐसा खत्म बता देते हैं। ऐसा देखो तो एक श्लोक ऐसा बोलते हैं कि पापोपी स्वग्रह गतो शुभ कर। पाप ग्रह भी खुद के भाव में अच्छे फल देता है। तो मुझे ये इसी प्रकार से लगता है कि इसमें थोड़ा शत्रुत्व की भावना वहां चली जाती है, या फिजूल खर्चा करने की, या कर्जा लेने के बारे में कर्जा भी देखा जाता है, दान और ग्रहण दोनों भी देखा जाता है, तो अष्टम को भी देखा जाता है, तो शायद इस वजह से पति तो बोलते होंगे, क्योंकि बगैर कारण से तो यवन नहीं बोलेंगे। और ये वो यवन नहीं होंगे जो हम आयोनियन ग्रीक समझते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रवर्तकों के समय की बात है। तब मेरे ख्याल से ग्रीस एक आइलैंड यानी एक राज्य हुआ भी नहीं था। तो यदि थोड़ा सा एंशंट हिस्ट्री याद है मुझे, तो यवन का मतलब क्षत्रिय और वैश्य का जो संकर होता है, उसकी संतति को बोला जाता है, इसलिए वो पराक्रमी भी रहते हैं, उनको व्यवहार भी आता है, ऐसा कहा गया है। संस्कृत डिक्शनरी में आप देख लो कि यवन का अर्थ तो वो कुछ थोड़ा हम जो समझते हैं उससे अलग है। एक जगह दिया है कि आयोनियन यानी यवन, पर आयोनिया ये उस प्रोविंस का नाम मुझे नहीं लगता उस वक्त किसी को पता था, और भगवान कृष्ण के साथ काल यवन वगैरह का उल्लेख आता है, तब तो उनको ये हिंदुस्तान नाम की कोई जगह है ये भी नहीं मालूम थी, है ना? तो देखो, अ, आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि मैं कितना विचित्र विचार करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा एंशंट साइंस है। हमने उसको सोच के ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम गलत बता देंगे। अच्छा, जिसको बता रहे हो उसका बेचारे का भला नहीं हुआ तो फिर तो हमको ही वो लगेगा ना दोष। तो वो अकाउंटिंग जब होगा ऊपर जाने के बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो स्वराशिष्ट होने से पति तो होता है थर्ड हाउस में, ऐसा बोला गया। गुरु ऐसा भी पावरफुल होने पे स्थान को भ्रष्ट करता है, स्वराशिष्ट होने से वो और शायद शक्तिशाली होता है, इसलिए कहा होगा। तो पतित क्यों कहा, ये मुझे प्रामाणिकता से बता दो, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, क्योंकि वो शक्तिशाली होकर नवम भाव पे धर्म स्थान पे दिख रहा है। तो कारण यही दिख रहा है कि वो त्रिक स्थान का भी स्वामी रहता है साइमल्टेनियसली, और शायद इसलिए उसको पतित कहा गया है। निगेटिविज्म उसमें वहां से आ जाती है, ऐसा ही मैं समझता हूँ। और ये आधे घंटे में हो गया, तो और आधा घंटा आपका दिमाग चाटने की इच्छा है, आप इजाजत दोगे तो मैं शुक्र की बात करेंगे। बोलिए, आपकी जैसी आज्ञा। तो ये भी हो सकता है ना, अपनी राशि में होने से, जैसे एक्सॉल्टेशन में भी वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग फील करेगा, अपनी हाँ राशि में भी मैं हूँ, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, तो उसकी वजह से वो जो पराक्रम भाव है और अहंकार हो जाएगा, तो वो उसकी वजह से नीच काम करने हाँ, में। बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बोला ना, क्योंकि वो स्थान को भ्रष्ट करता है, ऐसा हम बोलते हैं। गुरु जहाँ बैठता है उसकी दृष्टि तो अच्छी रहती है, पर वो उस स्थान को कुछ ना कुछ थोड़ी क्षति पहुंचाता है, ऐसे ही कहा गया है। तो मैम, आप और सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे शुभ ग्रह है ना थर्ड में, तो थोड़ा सा वीक तो हो ही जाएगा, हो ही चाहे वो जाएगा, अपने समझ। ही हाउस में है। हाँ हाँ बिल्कुल और स्वराशि में होने से तो और ज्यादा उसके थोड़ा वीक अंदर, होगा। हाँ, तो जो आप कह रहे हो ना वो इससे मैच करता है। चलो ठीक है, मैं इसीलिए बोला कि ये सोचते जाना चाहिए हमने, ताकि
क्योंकि हमारे पास जब एक्चुअली चार्ट आते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता, तो ये चीजें हमको मदद करती है। और ऐसा कहा जाता है कि बगैर चमत्कार से कोई नमस्कार करता नहीं, है ना? तो तो कभी कभी हमने पॉइंटेड यदि कुछ बताया ना, तो उनको समझता है कि ये शास्त्र है, तब तक वो ढकोसला ही लगता है। मैंने तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर मैंने ऐसा देखा है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि हमारा साहब विश्वास तो नहीं है, पर फिर भी फलाने ने बताया इसलिए आए। मैं बोलता है विश्वास नहीं है, ये बराबर है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो उनको पहले शॉक लगता है। मैं बोलता हूँ भाई, एक टाइम दे दिया, एक प्लेस दे दिया, एक डेट दे दिया, कैसा बताए, ऐसा लगना आपको नहीं सही। फिर एक आधा हम कुछ छोड़ देते हैं, थोड़ा सा शिगुफा, ये विद्वानों से चुराया हुआ ज्ञान में से। फिर उनको एकदम ख्याल में आता है कि ये इनको मालूम है कि संभावना भी नहीं है। उसके बाद हमने यदि उनको न पटने वाला भी सलाह दी, तो वो उस पे कार्य करते हैं और अपने थोड़े से तकलीफ से कुछ न कुछ प्रमाण में इजाद पाते हैं। ये मेरा वैयक्तिक मत है, ये कहीं कुछ विद्वानों ने कहा था, परंतु वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं, दूसरे किसी शास्त्र में था। किरण जी, आप पूछिए, क्या कुछ पूछना? तो आगे बढ़ो, शुक्र देख लेंगे। सर, ये किरण जी का कोई क्वेश्चन है, किरण जी अजय, पूछिए। पूछिए पूछिए पूछिए। आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा, आपने शायद आप म्यूट। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हाँ, हाँ पूछिए। सर प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ जी कि आप ये बताएं कि ये उच्च राशि का रहेगा तो किस तरीके से फल देगा, है ना? जी। अगर सपोज ये सैटर्न की राशि में है और नवांश में जाके ये वीनस में की राशि में आ जाता है, 22-23 डिग्री का रहता है अगर के, तो नवांश में जाके वो टॉरस में आ जाएगा, तो बराबर। वहां पे वो किस तरीके से फल देगा? तो हमको ऑब्वियस है कि हमको वो मिक्स्ड फल लेना पड़ेगा, दोनों के भी परिणाम आएंगे, है ना? दोनों के भी परिणाम वहां मिलेंगे, मिले जुले परिणाम जिसको बोलते हैं ना। जैसा हम बोलते हैं कि यदि दशा अच्छी है और ट्रांजिट बुरा है, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे। दशा अच्छी है, ट्रांजिट भी अच्छा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और दोनों यदि निगेटिव है, तो बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट आएंगे। कोई प्रिंसिपल हर जगह एस्ट्रोलॉजी में अपने को अप्लाई करना चाहिए। और इसीलिए देखिए कि उच्चस्थ यदि होगा ग्रह राशि कुंडली में, और नवमांश में नीचस्थ होगा, तो बोलते हैं कि नवमांश के फल ज्यादा देता है, तो वो नीच के फल ज्यादा देगा। इसका मतलब उसका उच्चत्व नहीं जाने वाला, है ना? वही तत्व हमको यहाँ वापरना पड़ेगा, है ना जी? मैं बोल रहा हूँ इसलिए केवल हाँ मत बोलिए, आपको खुद लगता होगा तो हाँ बोलिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो नीचस्थ होने पे और नीचे नवमांश में होने पे उसमें फर्क करते हैं। वो फर्क जो है वो शायद इसीलिए है कि नीच नवमांश में बोला, मतलब वो नीच राशि में तो है ही नहीं, नहीं तो वर्गोत्तम बोला रहता उसको, है ना? बराबर है ना? तो इसका मतलब वो दूसरे किसी स्ट्रेंथ में, राशि चक्र में है, नौमांश में वो नीच है, तो वो थोड़ा और उसको निगेटिविज्म की तरफ शायद ले जाता है। इसी अर्थ से हमें लेना पड़ेगा कि विनम्र है पर फिर भी जुआ खेलने में रत होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उच्चस्थ है वहां पर, और इधर नवमांश में, नीच नवमांश में है। फिर वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से कुछ राशियों में शायद नहीं, गुरु सभी जगह आएगा, बराबर है, सभी जगह आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो राशि में रहता है, तो उस नवमांश में जा ही नहीं सकता। वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा, है ना जी? किरण जी। सर, अगर गुरु वो है, लगन लॉर्ड है धनु राशि के लिए, और थर्ड हाउस में है, और वक्री भी है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? मैं उसको देखूंगा कि उसको मैं करीबन आप ऐसा समझिए कि वक्र होने की वजह से ऑब्वियसली सूर्य उससे दूर अच्छा। है ना? हाँ हाँ, मैं भाई आखिर में हमको ऐसे सोचना पड़ेगा ना, और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। पाराशर जी ने बोला है कि ग्रह जब सूर्य से जितना दूर होते जाता है, उसकी उसकी अपने फल देने की शक्ति बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से विशेष भाव कारक है उस चैप्टर में दिया है उन्होंने। तो वक्र में तो वो शक्तिशाली तो हो ही जाता है। तो ओके। इनको शायद उच्चस्थ और वर्गोत्तम के नजदीक पास कहीं तो भी हमको वहां देखना पड़ेगा उसको।
हाँ, नवांशा में वो जेमिनाई नवांशा में। जी। या, तो वहां वो शत्रु के नवंश में हो गया, है ना। तो उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। वो आप लोग अचार बनाते कितने अलग अलग चीजें इकट्ठा करके, है ना, वैसा वैसा हाँ करना जी। पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, करना, ओके। एस्ट्रोलॉजी में ठीक करना है, ठीक पड़ता है। मेरी है, ये उपमाएं तो विचित्र रहेगी, पर आप मुझे समझते जाइए। हाँ हमारी जी, समझ। माता जी करती थी ना, तो हम देखते थे बड़े उत्सुकता से, ये क्या क्या कर रहे हैं करके। तो कहीं तो भी जायन में रह जाता है वो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो और इसमें कुछ प्रश्न नहीं होगा तो हम शुक्र की तरफ बढ़ेंगे, यानी फिर जी सर। शुक्र लास्ट सर। जो लेंगे, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शनि का केवल उस दिन शनि ही रखेंगे। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर। आप ऐसे छुप छुप के देखते हो ना, मेरे को बड़ी मज्जा ही हो जाती है। मैं, खैर आपको मालूम है, मैं दिल में आया वो बोलता हूँ, कुछ छुपा के तो रखता नहीं कभी। जी सर। सर, शुक्र ले लीजिए, शनि को अगली बार ले लेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है सर। हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, शुक्र ले लेते हैं और शनि फिर बाद में लेंगे। और एक उसका शुक्र की एक ही दृष्टि रहती है, तो वहां इतना विचार शायद नहीं करना पड़ेगा, इसमें जैसा करना पड़ता है कि दो ठीक राशि एक ठीक स्क्वायर में रहती है। शनि की ठीक 3 राशि है, और उसका एक नेचर भी विचित्र है, तो मेरे ख्याल से ऐसा मैंने सोचा कि शुक्र लेते हैं सब। ठीक है सर, राइट सर। अब ये जो पतित है ना, ये शुक्र जब उच्चस्थ हो जाता है तो जातक पतित हो जाता है। देखिए, गुरु भी होता है, ये भी होता है, पर वो अलग अलग स्थितियों में होते हैं। शायद वो पतित है इसलिए कि शुक्र को थोड़ा सा प्यार व्यार ज्यादा हो जाता है, इसलिए बोला होगा वो पराक्रम में। पर वो आएगी गुरु की ही राशि, गुरु की राशि में वो स्थित होगा, है ना जी। इसका मतलब लग्न जो है वो मकर लग्न होगा। तो मकर लग्न होने से चर राशि है, तो शायद इनका उन्होंने कॉम्बिनेशन करके, और वो नवम भाव पे देख रहा है, इसलिए शायद ऐसा कहा होगा। ऐसा मुझे लगता है, ये कारण होगा वो पतित होने का। ऐसा भी वो शुभ ग्रह है, तो वो इतना पराक्रम तो देता नहीं है, पर वो फिर भी कुछ न कुछ देगा। और केवल पति नहीं, वो पतित नहीं होता, वो भूमि के मलकियत से अर्न करता है, कमाता है, ऐसा कहा गया। क्ष्मेश, क्ष्मा यानी पृथ्वी, और क्ष्मा का ईश मतलब लैंड ओनर। तो उसके कमाने के जो तरीके, वो थोड़ा पतित भी होता है, और जमीन जायदाद वाला रहता है, वो जमीन से वो कमाता है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर, है ना। उच्च होने पे ये दो चीजें वो करता है। अब यहाँ पर गुरु रहता तो एक बार हम उसका अंदाज से लेते, क्योंकि गुरु को हम मकान का मालिक समझते हैं, मंगल को हम जमीन का मालिक समझते हैं। इसको सहसा वाहन का कारक समझा गया है शुक्र को। तो ये बाय एक्सटेंशन होगा कि जिसके पास अनेक अनेक वाहन है, उसके पास जमीन जायदाद होगी, इस अर्थ से लिया होगा ये, संभावना है। क्योंकि वैश्य ग्रह तो है नहीं, वैश्य का ओरिजिनल जो अर्थ है संस्कृत में, वो किसान ही होता है। क्योंकि किसान भी व्यापार करता है, वो उसको कभी लॉसेस आते हैं, कभी कुछ होता है, उसमें से निकलने की उसको कला आती है, इसलिए उसको फिर वैश्य का मतलब फिर व्यापारी हो गया आजकल, है ना। पर शुक्र यदि उच्च का होगा, तो न केवल पतित होता है, पर वो भूमि का मालक होता है। हो सकता है उस जमाने में लैंडलॉर्ड थोड़ा एक्सप्लॉइट वगैरह करते होंगे, अब वो मालूम नहीं। शुक्र है उसको ऐसा भी थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा ही वो, हमारे मराठी में प्रेमळ बोलते हैं, थोड़ा ऐसा रहता है, इसलिए कहा होगा। पर मुझे उसका प्रामाणिकता से बताता हूँ, कभी भी आपको तो मालूम, आप मेरे को जानने लगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये कारण होगा करके। क्योंकि देखिए, वो पंचमाधिपति रहेगा, है ना, बराबर है ना, 12 1 2, हाँ, पंचमेश रहेगा। तो पंचमेश स्थिति में जाने के बाद में
उसका बेटा अच्छा कमा सकता है वगैरह, हम उसके काफी अर्थ निकाल सकते हैं कि एक भावाधिपति दूसरे भाव में जाने से क्या होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी उसमें असहज महसूस करता हूँ इसको इंटरप्रेट करने में, कि वो 12वें राशि में बैठा है, तो सामने में छठवीं राशि है, और इसका मतलब 10वें राशि में उसकी दूसरी राशि आ जाती है, किसकी? शुक्र की, है ना, 7 और 5 12। ठीक है ना, मतलब वो अपने से अष्टम भाव का मालिक है, या दशमेश जो है वो तृतीय में जाने से कभी कभी लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है। शायद ये कारण होगा कि उसको पतित बोला गया है। दशमाधिपति दशम भाव को हम रेपुटेशन का, उसके मान मरातब का आदि भाव मानते हैं, अनेक चीजें मानते हैं, उसमें ये भी आता है। उसका षष्ठ होने से बहुत बार कभी कभी दशमाधिपति तृतीय में होने से उसके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ उसके हाथ से गड़बड़ हो सकती है, तो इस अर्थ से लिया जाता है। तो मुझे लगता है वो कारण होना चाहिए। इसको भी जैसा अभी ईरा जी ने बताया, कुछ चीजें उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा है, तो ऐसा जो भी जिनको भी मिलता है तो वो शेयर करते जाएंगे, तो हम लोग सब पढ़ेंगे। मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वो तो हमारे प्रदीप जी तारीफ कर देते, वो अलग बात है, परंतु और मैं स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ जन्म भर, क्योंकि इतना बड़ा साइंस है, इसमें 2 बूंद भी हमको मिल गए तो हम बड़े खुद को विद्वान समझते हैं, पर हमें मालूम है कि 2 ही बूंदे हैं हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी शिव जी के पास है, वो देने को तैयार नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देते। तो फिर उच्च नवमांश में होगा तो क्या होगा? तो वो थोड़ा झगड़ा पसंद रहता है, कलह वल्लभ बोलते हैं। कलह करना उसको अच्छा लगता है, और फिर ऐसे कि वो सोच खुद के उच्च नवमांश में है, मतलब वो उच्च राशि में तो नहीं है, वरना वर्ग तब कहा गया रहता है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो वहां पर वो थोड़ा सा झगड़ा पसंद होता है, ऐसा कहा गया है। अब ये इसलिए भी कह सकते हैं, वो कहने के तो खैर कारण, आप भाव से भाव यदि जोड़ लोगे तो आपको समझ ही जाएगा, पर नवमांश में हम राशि कौन सी है समझ नहीं सकते। मतलब यदि उसके साथ में उसका राशि में उच्चस्थ है, स्वच्छ नवमांश बैठा है, ऐसी यदि स्थिति होगी तो हो सकता है कि ये जमीन के मामले में झगड़े झुगड़े किसी से करे, क्योंकि लैंड के मैटर में झगड़े होना बहुत आम चीज है। उत्तर प्रदेश में लोगों को मालूम होगा, बात बात पे लाठी निकल जाती है किसानों के बीच में, है ना। उत्तर प्रदेश के, हाँ, चतुर्वेदी जी बता सकेंगे इसके बारे में। होता है ऐसा, वो उसका अनाज काट के लेके भाग जाते हैं वगैरह, वो कारण होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ये 2 चीजें शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई, सोच सर सोच नवाश। शुभ वर्ग में होगा तो ठगने वाला हो, क्योंकि आखिर में शुक्र है, शुक्र को भी धन संपदा देने वाला कहा गया है। और ये श्लोक जब पढ़ते हैं तो ख्याल में आएगा कि हाँ, पर वो जरा क्या बोलते हैं, विलास प्रियता के सामान जुटाने में उसको अच्छा लगता है। तो शुभ वर्ग में होने से वो बुरा तो कर नहीं सकता उसकी, क्योंकि शुभ ग्रह लाइन पे देख रहा है, तो वो ठग के वगैरह अपने शायद उत्पन्न कर लेता हूँ। वो यदि नीच राशि में वहां स्थित है तो वो कहते हैं नीच कुलोत्पन्न होगा, नीच कुल में उसकी उसका जन्म हुआ होगा, ऐसा कहा गया है। मैं कहा गया है वहां बोलता हूँ कि जहां मुझे उसका लॉजिक एकदम नहीं समझ में आता, है ना। नीचे सो वो छठवें राशि में होगा, है ना, वहां से फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी ओन राशि कौन सी है, उसकी खुद की राशि कौन सी है। एक तो द्वितीय चतुर्थ भाव होगा उसका, तो चतुर्थ से 12वां हो गया वो, है ना। छठवें राशि में है ना वो बैठा हुआ, तो वो चतुर्थ भाव जो है माता वगैरह को बताता है हमारे, तो शायद उसके कारण उसका द्वादश होने से उनके रेपुटेशन में कुछ कम आना, इस अर्थ से उन्होंने शायद बोला होगा नीचे कुल उत्पन्न। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीचे कुल में जन्म लिया मतलब आदमी का कोई उसमें कुछ बुरी आदतें रहती है, ऐसा मुझे
वैयक्तिक कभी नहीं लगता, क्योंकि हमारे में तो जाति प्रथा थी नहीं, जातक हम इसको बोलते हैं, जिसका जन्म हुआ उसी को जातक बोला जाता है। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने वगैरह लाई हमारे को डिवाइड करने के लिए, अलग बात है, वो अलग विषय है, जाने दीजिए। नीचांश में होगा तो निंदनीय होता है, यदि नवमांश में वो नीचस्थ होगा तो फिर वो निंदनीय होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि शुक्र की आदत है, आपको मालूम है, भोग विलास प्रिय रहता है। नीचांश होने से शायद वो गलत मार्ग से भोग विलास अपने साधन कर लेता है। आखिरी में बैठा तो तृतीय में है, और वहां वो पराक्रम तो नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ तो भी थोड़े बहुत गड़बड़ से कमाता हो। अब sorry, क्रूर षड वर्ग में होगा तो क्या होगा? शुभ वर्ग में हमने देखा कि ठगने वाला है, तो वहां क्या होगा? तो वो मित्र हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, विदूषक हो सकता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करौरी आने से उसमें कुछ न कुछ तो गुण आ गए, पर क्रूर षड वर्ग में होने से शायद उसकी विलास प्रियता जो है वो थोड़े प्रमाण में कम हो गई, इसलिए शायद सन्यासी कहा होगा। विदूषक का क्यों कहा है, मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, क्योंकि पर हमको जो लगता है कि विदूषक यानी मूर्ख, या हम जोकर समझते हैं, ऐसा नहीं है। राजाओं के साथ में हम लोग विदूषक, संस्कृत नाट्य आप पढ़ोगे तो एक विदूषक नाम का एक पात्र रहता है। वो हंसी मजाक में राजा को उसकी गलतियां बताता है, और वो राजा को बड़ा प्रिय रहता है, ऐसा कहा गया है। तो उससे ये विदूषक शब्द का शायद संबंध हो सकता है। मित्र राशि समय होने से क्या होगा? तो दूषित आचरण करता है, अच्छा आचरण नहीं करता। मित्र के राशि में और ग्रह में थोड़ी शक्ति आ जाती है, उस स्व राशि के थोड़ा सा नीचे में। फिर आपको बता दो, जरूरत नहीं, आपको पता है, तो वो थोड़ा सा लोअर लेवल का रहता है, और शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए शायद वो, और उसका काम तो सुख चैन की सामग्री प्राप्त करना है, पराक्रम उसका वही रहता है, तो शायद वहां पे थोड़ा कमजोर होने से थोड़ा गड़बड़ करता होगा। इसका कारण मुझे नहीं समझा, और मैं, आप लोगों को अभी तक मालूम हो गया, मुझे नहीं समझा, मैं स्ट्रेट में बोलता हूँ, इसलिए कि आप लोगों से किसी ने वो ऐसा चार्ट देखा हो तो ख्याल में आ जाएगा, तो हम कुछ इसमें से सीख सकेंगे, है ना। वर्गोत्तम होगा तो ये कृतज्ञ होता है। अभी कृतज्ञ क्यों होता है? कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला, है ना। और ये तीसरे भाव में बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है, वर्गोत्तम हुआ है। वो कृतज्ञ क्यों होगा, ऐसा लगता है। शत्रु राशि में भी ऐसे ही कहा गया उसको। शुक्र है, मैंने गड़बड़ तो नहीं की, कर सकता हूँ। तो, तो क्रीडन तथा बोला है। कृतज्ञ भी होता है कभी कभी, खेल खेल में कुछ गड़बड़ कर देता है, इस अर्थ से शत्रु राशि में उसको कहा गया है। शत्रु नवमांश में आते सर, जैसा वहां पर चित्रकारी बोला है, यहाँ पर भी चित्रकारी और शिल्पकारी बोला है। ये तो आप समझ सकते हैं कि शत्रु राशि में होने से थोड़ा सा वो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसको, कि कुछ निगेटिविज्म आती है, तो शुभ ग्रह तो इतना पराक्रम नहीं दे सकता, ये दे सकता है, और चित्रकारी शिल्पकारी इस पे उसका अधिकारी है। तो ये त्रिक कहा गया है शुक्र के अधिकार, और तृतीय भाव में बैठा है, तो थोड़ा सा उसमें ऋणात्मक शक्ति आने से शायद उसका जो शुभ ग्रह होने से पराक्रम करने का थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, वो शायद इसमें आ जाती है, और वो उसको जो प्रदर्शित करता है वो चित्रकारी या शिल्पकारी से, जो उसका नेचर है, उसमें उसका उसका अच्छा ज्ञाता रहता है, कि उसके बारे में उसको अच्छा समझता है। नवम भाव है ना, नवम भाव पे देखेगा तो पंचम भाव और नवम भाव को करीबन सरीखा समझते हैं। पंचम जो है वो अनुभव से सिद्ध ज्ञान होता है, नवम भाव जो है वो या तो गुरु से प्राप्त ज्ञान होता है, गुरु होता है जो ज्ञान देता है आपको, या वो उसका सेकेंडरी भाग है। उसके हायर लेवल को जब जाते हैं आप, एजुकेशन में भी एमएससी के आगे के आजकल के जमाने में, तो मैं नाइन्थ हाउस से देखता हूँ, तो शायद इसलिए उसको उसमें वो नॉलेजेबल रहता है सब। स्वराशि में होने से क्या होगा? तो मतलब
उसके साथ कोई रहता नहीं है, कोई उसको साथ नहीं देता, परंतु ये खुद मित्र होता है। स्वजन त्यक्त, ऐसा कहा गया कि खुद के लोगों ने तो इसको छोड़ दिया है, परंतु ये खुद मित्र होता है, लोगों का सखा होता है, इस प्रकार से कहा गया है। वो स्वराशि में, क्योंकि स्वराशि में आपको हमने तभी बोला कि पापोपी स्वग्रह शुभ ग्रह, वो खुद वहां पे तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। और तीसरा भाव जो है 11वां और तीसरा, ये मित्र के समान है, भाई और मित्र को करीबन हमारे यहाँ सरीखा समझो, छोटा भाई तृतीय भाव से देखते हैं, बड़ा भाई 11वें भाव से देखते हैं। और वहां होने से और स्वराशिस्थ होने से भले ही लोग इसको त्याग दे, पर ये अपना मित्रत्व छोड़ता नहीं है, इस प्रकार से कहा गया। तो और कुछ पूछना है तो पूछे, और आपको इसमें से कुछ अनुभव आया होगा कोई चार्ट में, तो वो बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ये जटिल ही श्लोक है। अब जैसे षष्ठ में जाएंगे है ना, दशम में जाएंगे, 11वें में जाएंगे, तो वो कभी कभी अनाकलनीय जिसे मैं बोलता हूँ ऐसे हो जाते हैं, परंतु जब प्रवर्तकों ने कहा है तो उसके पीछे कुछ तो कुछ कारण होगा। वो कारण हमने ढूंढना चाहिए, ऐसे मेरी अभी भी भावना है। क्योंकि सर ये जो जी ये क्रूर षड्वर्गास में बोला है जी, कि इसके अंदर ये मिथ्या सन्यासी होगा या, हाँ हाँ हाँ, तो उसको दिखाने के हम लिए, ये सोच दिखाने सकते के हैं कि वो वीनस दिखाने है, वैसे तो वो सन्यास लेने वाला है नहीं। नहीं, वो दिखाएगा। वो नहीं, हाँ, पर वो आजकल आजकल दिखाएगा, जैसे मैं वो बहुत, लाल हाँ, कपड़े पहन के घूमते हैं, हाँ है जी, हाँ जी, ना? आप ढोंगी जो, हमारे आजू बाजू हाँ जी, दिखते हैं, क्योंकि वो है तो शुक्र, तो हाँ वो जी, अपने डिजायर से छोड़ नहीं सकता, हाँ जी, है ना? तो फिर क्या करेगा, पर वो दिखावा जरूर कर सकता है। वैसा भी वो आर्ट में, नाटक में वगैरह एक्सपर्ट है। तौरिय तरीका कहते हैं शुक्र के जो है, उसमें नाटक संगीत वगैरह आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए उन्होंने कहा है कि वो तो फिर वो बैठा भी क्रूर वाले षड्वर्गास में है लगेगा जैसे जैसा। वो। देखिए वो वही वो विदूषक में भी आता है, वो संस्कृत नाटक पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। वो विदूषक जो रहता है ना, हाँ वो जी, बफून टाइप दिखाता है, खुद को रहता नहीं है, वो विद्वान रहता है। तो ये ढोंग करने का संबंध वहां कभी कभी आता है। इवन आपको याद हो, इवन ये विदूषक सब राजाओं के पास रहते थे। यूरोपियन राजाओं के पास भी एक कोर्ट जेस्टर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, तो पर वो ऐसा मूर्खता करते करते राजा को कुछ भी बोल देता था बीच में, तो इसलिए उनको वो राजा को कुछ भी बोल सकता था। तो अपने यहाँ पर भी विदूषक कोई पात्र, मेरे ख्याल से मुद्रा राक्षस वगैरह नाटकों में दिया है विदूषक, और वो इंटेलिजेंट रहता है, बताता नहीं है, वो मूर्ख होने का ढोंग रचता है। इसीलिए शायद सन्यासी विदूषक ये जो कहा गया है, वो जो है वैसा दिखता नहीं, इस अर्थ से ही शायद शायद कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज के सिनेरियो में येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला। जी मैं क्या, आज के सिनेरियो में बेवकूफ बन के अपना काम निकालने वाला, येड़ा बन के हाँ हाँ, पेड़ा बन के। मराठी में बोलते हैं येड़ा, येड़ा बन के पेड़ा खाना। येड़ा है ना पागल बन के, पेड़ा है ना स्वीट्स खाना। हमें पॉलिटिशियन में बहुत दिखते हैं, पर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। उसको येड़ा बन के पेड़ा खाना हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमको कुछ समझता नहीं, बता के अपना फायदा करके भाग जाने का। तो ये कहावत है मराठी में। मराठी भाषा भी हमारी मजेदार है। शायद लोग करते होंगे कभी ना कभी। या दूसरा एक है कि वेड पकडून पेडगावला जायचं, यानी ऐसा बताना है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये शायद ये शुक्र से ही आता होगा। वो देखना पड़ेगा रेफरेंस, कौन से रेफरेंस में कहा गया। कई नाटकों में वगैरह आता था ये डायलॉग। तो वो ऐसा भी उसको शो ऑफ अच्छा लगता है शुक्र को। आप देखिएगा कि शुक्र रहेगा तो वो खूबसूरत वस्त्र पहनेगा, बहुत अच्छे अलंकार पहनेगा। आदमी भले ही कैसा भी ऊपर अलंकार तो अच्छे ही पहनेगा, तो वो एक सौंदर्य लाने की उसकी आदत रहती है, वो सौंदर्य गुण हो या न हो। तो शायद इससे उसको कुछ तो भी उन्होंने जोड़ा है। ये शत्रुनामाश में है तो ऐसा करता है। और क्रूर षड्वर्ग में मतलब उसका इरादा कोई अच्छा नहीं है, इसलिए वो शायद ढोंग रचाता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, या मैं तो ऐसे ही बफून हूँ, परंतु अकल की बात करता है। मैं सन्यासी हूँ, बहुत आते हैं अपने पे, आपको तो मालूम है, ज्योतिषियों को मालूम है। ये डायलॉग आपके सर पे शनि मंडरा रहा है ना?
मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरे पुराने मित्र जो है ज्योतिषी बोले कुछ भी बोल देता है। अरे मैं बोला ये डायलॉग है, तो वो तो वैसे ही बडराते रहता बेचारा, उसको क्यों तकलीफ दे रहे? तो होता है ऐसा, सन्यासी है, विदूषक होता है। बहुत बहुत बार होता है। तो मैंने जैसा कि जिसको भी इसमें से कुछ अनुभव आएगा तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम समझ सके कि ये 18 प्रवर्तकों ने कई बार एकदम अलग ढंग से क्यों दिया है। जैसा गर्ग जी ने बोला है कि वो, उन्होंने भी बोला है, उन्होंने बोला कि निर्धन आकार होता है, निर्धन दिखाई देता है, धनी रहता है। जबकि यवन बोलते कि वो दरिद्री रहता है। तो दरिद्री दिखता है, ये दोनों ने भी बोला। तो वो मूल से कोई भी दूर नहीं जा रहा। गर्ग जी ने केवल वो वहां पे स्थित होने से बोला है, तृतीय भाव में है तो ऐसा होता है, ऐसा बोला है। उन्होंने नवमाश वगैरह में उसको डिवाइड नहीं किया। पर देखिए यदि उसका कोर देखे तो दोनों का एक ही। हाँ है, यवन शायद उसके और 2 स्टेजेस आगे चले गए कि भाई वहां तो ठीक है, और वो ग्रह है ये भी ठीक है, पर उसकी मूल शक्ति वहां क्या है, उसके हिसाब से उसके जो मैनिफेस्टेशन होगा। क्योंकि हर ग्रह में दोनों पद्धति है, अच्छा भी है बुरा भी है। शनि में आलस है तो हार्ड वर्क भी है ना? गुरु ज्ञान भी देता है तो कभी कभी बैंकर बन के कर्जा देके वो वसूल भी वापस कर लेता है। हर एक में दो चीजें रहती है ना? मंगल क्रूर भी है, पर राष्ट्र का रक्षण करने के लिए भी, कभी कर्तव्य के लिए भी क्रूर ये करता है। तो अच्छा और बुरा हर ग्रह में है। तो शायद इसलिए और इसलिए कश्यप ने आदर पूर्वक उनका उच्चार करके ये यवन ने ऐसा कहा है करके बोला। तो ये प्रवर्तक बोल रहे तो कुछ तो उसमें उनको मिला होगा, तो हम भी ढूंढते हैं। हम उनके लेवल का तो नहीं जाएंगे, परंतु कोशिश करने में क्या हरकत है ना? 30% भी चले गए तो एक आधा जटिल चार्ट का एनालिसिस करने में हमको उसका मदद हो सकता है ना? और जिसके जो अनुभव आप शेयर करते हैं, खैर आप मेरे साथ हर वक्त जो है तो उनको मालूम है कि मेरी वो आदत है, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अनुभव हर एक को अलग अलग आते रहते हैं ना, अलग अलग चार्ट आते हैं, तो वही तो चार्ट आते ही नहीं किसी को। इसलिए सर को भी मालूम है, मैं एग्जाम्पल चार्ट वगैरह देने के जरा दूर ही रहता हूँ। मैं बोला वैसे चार्ट हमारे पास आने वाले ने हमको कुछ नहीं समझता। हम उसका प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो और ऐसा प्यूरिटी में तो आएगा नहीं कि भाई केवल गुरु है। हो सकता है वहां किसी ग्रह की दृष्टि भी होगी, कोई और ग्रह भी उसके साथ स्थित होगा, तो उनको हमको कंबाइन करते जाके। तो मेरे भाषा में बोलता है ईंट के ऊपर ईंट यदि ढंग से रखी तो फिर वो दीवार खड़ी हो जाती है। और उसमें देखिए वो दो दो ऐसे करते हैं, उसके बीच की जो गैप है उसके ऊपर एक आड़ी रखते हैं, तब वो दीवार खड़ी होती है। ऐसे एक के ऊपर एक रख के वो गिर जाएगी। तो वैसा ये है कि थोड़ा सा आपको उसको मॉडिफाई करके हमारी बिल्डिंग बनाना है, जिसको हम भविष्य करके उनको कथन करते कि ये होने की संभावना है ना जी? मैंने बहुत ज्यादा भी लेक्चर दे दिया शायद। थक गया क्या सब? नहीं सर। हाँ, नहीं मैं प्रश्न पूछिए, क्योंकि उसमें क्या सोचने को मैं बाध्य हो जाता हूँ, उसमें से मैं सीखता हूँ। So, पंकज जी आपको कुछ पूछना? हाँ, बोलो प्रिया। no, let him say it first. I'll wait. पर लेडीज फर्स्ट बोलते थे इसलिए वो रुका होगा बेचारा। हंस दिया। So नहीं I नहीं, just want, या I wanted to ask that for a Sagittarius ascendant, if Guru is in the third house but is Vakri and Vargottam. क्या बात है। then you have got a big problem on that, but he is very extremely powerful, है ना? Okay. When he is extremely powerful, generally there could also be, I mean, which is not mentioned here. It is possible that he might have some misunderstanding with his younger siblings. Okay. बिकॉज आप देखोगे सहसा गुरु होगा तो आपको लगता तो है, पर वहां पे कुछ तो कुछ होता है। 11th में भी होगा तो इसकी तरफ से प्यार होगा, पर उधर से कुछ तो कुछ क्षति हो सकती है। But there are no younger siblings. You are fortunate. They have been Not my chart. already taken care of by the planet. Not my chart, so someone No, else's no, I chart. no, I am just telling you what can happen. Ji. If it is 11th, many a times Jupiter in 11th, especially if it has a bit of strength,
देन वो एल्डर सिबलिंग से कुछ होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, कोई ओपन में नहीं होता, पर वो कुछ ना कुछ थोड़ा मतभेद हम जिसको बोल सकते हैं वैसा हो सकता है। वो कमाएगा तो अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, आखिरी में इतना पावरफुल गुरु 11वें को तो देख ही रहा है। Hmm. सिर्फ उसके स्वभाव में फर्क, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि वो कमाएगा नहीं, या वो दरिद्री जो बोला है उसका भी मैं जैसा बताया कि घर के बोलते हैं कि वो बताएगा कि मैं गरीब हूं, पर रहेगा नहीं, धनी रहेगा वो। और मेरे ख्याल से हीरा जी ने उसका उदाहरण भी उनके पास एक चार्ट में था भी वैसा, है ना। क्योंकि गुरु ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद में कुछ तो क्षति करता है, पर वो शुभ ढंग से करता है। इसलिए जो इनका दोनों का थोड़ा नहीं पड़ता होगा तो भी वो कोई पब्लिक को मालूम होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। और ये जो व्यक्ति है जिसके चार्ट में वैसा है, वो अपने धर्म का पालन करेगा, दूसरे साइड से हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। जी, हाँ, thank you, sir. माय प्लेजर। पंकज जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? सर मैं यही पूछना चाह रहा था, अपने जी। मित्र राशिस्थ है अगर तो दूषित आचरण वाला, हम्म, राइट सर, और मित्र नवांशस्थ है तो बलवान। हाँ, तो वीनस में बल और वीनस में वो ये दोनों में बराबर है। अगर मैं, जी, देखो देखो, सो सर, मित्र नवमांश में होने, अब मित्र राशि में होने के बाद में उसमें शक्ति आ जाती है ना। अच्छा, शुक्र का स्वभाव क्या है आपको पता है, वो भोग विलास प्रियता उसके तरफ दी हुई है ना। और वो शुभ ग्रह है, तो ऐसा तो पराक्रमी नहीं रहता, तो किसी न किसी मार्ग से तो वो हासिल करेगा, है ना। उसके क्योंकि आखिरी में आप कैसा भी सोचोगे उसको, तो आपको वो ख्याल में आ ही जाएगा। और जैसा कि हमने बोला, उसकी दूसरी राशि कहाँ आती है देखते जाने का, पर मित्र राशि में वहां आपको बहुत जगह मिल जाती है, अलग अलग ग्रह उसके मित्र, खासकर शनि और बुध है ना। जी, राहु भी है, पर ठीक है, राहु का कौन सा और ग्रह है इसके बारे में काफी मतभेद है विद्वानों में, उसको हम छोड़ देते हैं। इनमें से कोई तो भी रहेगा। अब एक काम करना कि चार्ट निकाल लेना, 10 नंबर रखना वहां पे शनि शुक्र को रखना और देखना क्या हो रहा है। फिर 11 रखना, मतलब कुंभ राशि रखना, वहां पे क्या हो रहा है। और बुध की 2 राशियां रखना और शुक्र को प्लेस करो, उसके बाद में वो कहाँ देख रहा है उसको देखो, क्योंकि ये तो सामने केवल अपना जो भी प्रभाव है वो करेगा, है ना, बराबर है ना। और जी, भोग विलास को वो किसी न किसी ढंग से तो हासिल करेगा, क्योंकि गुरु को हम केवल धनत बोलते हैं, तो धनत तो बराबर है वो, परंतु विभव यानी वैभव के बारे में शुक्र को भी वैभव की बात दी हुई है। मुझे यदि याद बराबर है, आजकल जरा उम्र में गड़बड़ होती है, फल दीपिका में उसका स्पष्ट उल्लेख है। ये शुक्र में वैभव प्राप्त करना भी उसकी एक शक्ति होती है। जी, और फिर ऐसे जब हमको हमारे पास चार्ट आते हैं ना, तो उसको, आप तो छोटे हो तो बेटा का होगा चलेगा ना। जी, जी सर, प्लीज आई एम 79 नाउ, सो सर, तो वो मुंह से निकल जाता है बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मेरे से उम्र में कम होते हैं। तो हमारी मिसेस कभी कभी बोलती, किसी को भी बोल देते हो, अरे बाबू सब मेरे से छोटे हैं, चिंता मत कर, अपने लोग हैं, प्लीज सर, मेरी गलतियों को माफ करते हैं। तो इसको देखना कि क्या हो रहा है वहां पर, वो वैभव प्राप्त तो करेगा। तृतीय भाव जी, में है तो क्या हुआ, नैसर्गिक कुंडली में वो उसके मित्र की राशि होती है ना। नैसर्गिक कुंडली यानी मेष को हम लग्न पकड़ के जब लेते हैं तो मिथुन राशि होगी, है ना, तो मित्र के राशि में रहता ही है वो। इसलिए शुक्र तृतीय भाव में, इसका मतलब ये वो कातर बोला गया है, डरपोक ऐसा बोला गया, वो डरपोक वरपोक नहीं रहता है, तो वो गलत फहमी में नहीं रहना हमने। वो अपने मार्ग से देता है तो सॉफ्टली देता है ना। उसका नेचर जो है वो शुभ ग्रह होने से वो करेगा। शुक्राचार्य ने बलि राजा को वो दान देने से रोक दिया था, आपको याद हुआ है जी, जब वो वामन के हाथ पे पानी डाल रहे थे ना, जी, तो जी, उसमें जाके फंस गए थे, बैठ गए थे। तो देखिए, फिर इसलिए उनकी एक आंख है ना। और बाय द वे, क्रो को एक ही लेंस रहता है, वो इधर के आंख से उधर के आंख में जाता है। हमारे पूर्वजों को भी बहुत ज्यादा प्राणियों का, पक्षियों का ज्ञान था,
इसलिए कौवे को उसका बॉस माना गया, तो कौवा बन के बोले वो उड़ गए। मतलब क्या हुआ, उन्होंने वो न करने देने की अपनी पूरी कोशिश की, पर इस ढंग से कि वो समझे नहीं किसी को। पुराणों को स्टोरी को मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे शास्त्रों का बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये पुराणों की स्टोरी है ना। आप देखोगे कई बार कि शुक्र प्रधान इंसान होगा तो आंखें तो खूबसूरत रहती है, पर कभी कभी एक आंख दूसरे आंख से थोड़ा सा कुछ तो भी भिन्न रहती है। ओके। हाँ, यू आर यंग तो आप वो मार्क कर सकते हैं, है ना। हमारी ऐसी नजर कमजोर है, चश्मे के बगैर दिखता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे किसी को। परंतु आप देखोगे, मेरे ख्याल से रतन टाटा का था ऐसा, यदि आपको याद होगा तो, है ना। तो तो उन्होंने लग्जरी कार की तरफ चले गए, जबकि जेआरडी वगैरह सब लोहा वाला घर में थे, है ना। आपको जी एक जी। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उसका कोई चार्ट वगैरह का एनालिसिस नहीं है, एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना जी। तो तो ऐसा देखने का, जब ऐसा डायरेक्ट नहीं ख्याल में आ रहा, कभी कभी एक आधे योग में होता है, नैसर्गिक कुंडली डाल के देखना एक कौन से भाव में कहा गया है, यहाँ यह क्या कर सकता है। मैं इस प्रकार से कहता हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ। वो सही है कि वो नहीं है, तो वो एक शिव जी को मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि वो सही मार्ग है। नैसर्गिक कुंडली में क्या होता है, क्योंकि हमारा शरीर तो वैसे ही बना है ना, हम काल पुरुष जो देखते हैं वैसे ही देखते हैं, जी ठीक है सर। ना। हाँ, पर इसका मतलब मेष राशि कोई तो भी 10th हाउस में गई तो हमारे सर को नहीं मार लगने वाला, वो हमारे घुटने को लगेगा। तो ऐसा बोलते थे, लग्न पे यदि मंगल देखता होगा तो सहसा हेड पे कुछ तो कुछ मार लगता है। और सहसा वो राशि के स्वरूप में बताया जाता है कि मेष यानी सर, यानी ऊपर का कपाल, वृषभ यानी चेहरा पर, वैसा वो नैसर्गिक कुंडली की बात करते हैं, परंतु आपको भावों से ही वो तय करना पड़ेगा। इसका विषय तो नहीं है, पर आप यंग हो तो मेरे को जितना टाइम ज्यादा नहीं रहा ना बेटा, तो जितना है उतना देके जाना चाहिए। साथ में जी सर। वजन नहीं लेके जाना हो, मना है। वहां पे कुछ स्टोर नहीं कर सकते हम, तो इसलिए बता रहा हूँ बेटा। विषय से थोड़ा भटक गया हूँ मैं, पर वो मेरी आदत है, इनको सबको मालूम है, सीनियर्स को। वो बेचारे मेरे को माफ कर देते हैं, दे आर वेरी काइंड, है ना। और कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा, संकोच न कीजिए, यहाँ पूछना। ऐसा बोलते हैं, वादे वादे नहीं जायते तत्वबोधा। वाद यानी बहस नहीं, वाद यानी बातचीत करना, उससे तत्व का बोध होता है किसी ऐसा एक। सर एक क्वेश्चन मेरा था यहाँ पे। जी। सर थर्ड हाउस में वीनस होने से बंदा जमीन का मालिक, वो मतलब कारक जरूर है जमीन का। और फोर्थ हम्म, हाउस हम लैंड को कहते हैं, और फोर्थ का 12th है। कारक अपने से 12वें में चला गया अपने भाव से। तो मालिक हम्म। का ये कनेक्शन कैसे निकाला आपने, मेरे को वो समझा देंगे प्लीज। क्या बोलिए आपने, तो ये मुझे फिर से एक बार बोलो बोलो, मैं आ रहे नहीं मतलब मुझे याद पराक है। पराक्रम का रोल आ रहा है। और पराक्रम में है ना, वाहन है ना, वाहन का कारक है ना वो, आप समझ रहे कि नहीं। तो हाँ, नहीं वाहन का कारक है और लैंड हाँ, का तो भी इसका कारक है, मतलब लेकिन उसके पास जमीन जायदाद भी होगी, इस अर्थ से शायद उन्होंने लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बट ऐसा वो देखो तो अपने भाव से जमीन 12वें में जमीन है को ना। हम जमीन को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, बराबर है ना। हम्म, और शुक्र को हम वाहन के लिए देखते हैं, वाहनों का कारक शुक्र है, चतुर्थ हम्म, भाव में ही। हाँ, चतुर्थ भाव में वाहन हम्म। का कारक शुक्र है। तो शायद इसके पास काफी वाहन होंगे, इसका मतलब जमीन होगा, ऐसा कुछ उन्होंने अर्थ किया होगा, और उससे ये कमाता होगा। पुराने जमाने में जमींदार बहुत वाहन रखते थे, कमाते थे, वो काम नहीं करते थे, वो उसका क्या है, उसको बोलते हैं लगान, किराए पे दे देते लगान थे। वसूल करके, हाँ हाँ, पैसा कमाते थे। क्योंकि हमको उस जमाने में जाके सोचना पड़ेगा, अभी जो है उसमें की काफी चीजें उस वक्त नहीं थी, पर वो फॉर्म बदलता है, फर्क नहीं पड़ता। जैसा नर वाहन अश्व वाहन वगैरह का देखिए उल्लेख है ना, वाहन के इसमें। तो अभी तो कोई पालकी भी जैसे नहीं जाता, उस वक्त जाता था। कमर्शियल कमर्शियल बिजनेस। हाँ, तो वो आपको उसको जोड़ना पड़ता है कि नर वाहन यानी क्या,
नर चलाता, अच्छा अकेला ही चलाता है कि या किसी के सर पे बैठ के जाता है, क्या ऐसे ही सोचना पड़ेगा? तो हम उसको टैक्सी भी समझ सकते हैं, दूसरा चला रहा है मैं बैठा हूँ इंसान, या घोड़ा समझ सकते हैं। मोटरसाइकिल आजकल के जमाने में उसको अश्ववाहन भी बोला गया है, तो वहां पे हमको मोटरसाइकिल पकड़ना पड़ेगा, है ना, गजवाहन बोलते हैं। तो अभी हाथी पे तो कोई जाते नहीं, कुछ लोग जाते हैं पर अभी तो रहे नहीं है। तो फिर रॉयल सवारी या प्रेसिडेंट जेट्स में जाते हैं, या लग्जरियस वगैरह ये सब, या फिर एकदम टैंक आर्टिलरी वगैरह, क्योंकि वॉर एलिफेंट्स भी रहते थे। मेरे ख्याल से पोरस के कथा में आपको वॉर एलिफेंट के उल्लेख आ जाएगा, या अर्थ मूविंग मशीनरी, क्योंकि जंगल में काटे हुए वृक्ष को हाथी उठा के लेके जाते हैं। वो अभी भी कुछ जगह चालू है, हिंदुस्तान में भी होता है। वो उनके दांत रहते हैं ना, वो मेल हाथी, उस पर उठा के उनको ट्रेन किया जाता है, लेके जाते हैं। क्योंकि हमको ना इनका सामंजस्य करना पड़ेगा, आज की स्थिति और वो जमाने की स्थिति। राइट सर, सॉरी, थैंक यू सर। माय प्लेजर। नताशा ये प्रश्न बड़ा मस्त पूछती है, सोच सोच के, अच्छा है। कोशिश करते हैं सर सीखने की बेसिस के ऊपर नहीं, अरे बताना उसमें चाहता मैं सीखता हूँ, आप नहीं समझ रहे। क्या है कि आपको ऐसी गलतफहमी है कि मैं विद्वान हूँ, फिर आपने प्रश्न पूछा तो मेरे को सोचना पड़ेगा भी उत्तर देने के लिए, है ना? तो इसलिए हूँ। सर, मुझे मैं अच्छा लगता बिल्कुल है। विद्वान मेरे नहीं हूँ। मेरे शिष्य आते हैं, मैं बोलता हूँ आप प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, डिफिकल्ट पूछो। लेकिन कैसा पूछना आपको? अरे मैं बोला, पूछो यार, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं है, किसी के तो दिमाग में आया तो इसका नॉलेज तो हमको हासिल करना चाहिए, है ना? थैंक यू सर। हाँ, ये ग्रंथ में तो सब नहीं मिलेगा। चलो, आपका बहुत समय ले लिया मैंने, तो आप लोग इजाजत दोगे तो मैं हिंदी सिनेमा का डायलॉग के समान हो क्या, जबान को लगाम दे दूंगा। Thank you, sir. Thank you so much. माय प्लीज। थैंक यू अरे सर। आपकी बड़ी इलायची में रात को रखता हूँ मुंह में, शेफाली जी। Thank you, sir. Yes, हाँ, sir. It works. It helps. इसलिए आपने देखा होगा अभी ज्यादा वो हमारी गाड़ी झटका नहीं मारती। Last week, sir, you were in too much of pain. Yeah, too much. That's true. But then it is your. I was taught कि if it is your duty, take the pains. Don't नहीं, sir. grumble. बचपन से मेरे को वो टाइम पे जाने का वो उस जमाने में, जो डाली है डिसिप्लिन कहाँ से जाएगी? और मिसेज काय को करते हो? अरे मैं बोला नहीं नहीं, जवाब दे दिया, करना पड़ता अपने को। चलो, सो आई टेक यू लीव। Thank you, sir. Namaste. नमस्ते। Thank you very much, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्कार सर। नमस्ते। आपने अच्छा वो उदाहरण बहुत बढ़िया दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई, कुछ आपको उसमें से मिला, है ना?